हेलो दोस्तों, अपेक्स स्टडीज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आज अपन लोग अपने हॉर्टिकल्चर में क्लास को कंटिन्यू करेंगे और अपन लोग पढ़ेंगे आज क्या, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी यानी कि पीएचटी, यानी कि फलों की तुड़ाई के उपरांत की जाने वाली प्रसंस्करण की क्रियाओं सभी को अपन लोग किसमें पढ़ेंगे, आज पीएचटी के अंदर पढ़ेंगे। चलिए भी दोस्तों अपन लोग स्टार्ट करते हैं पीएचटी के बारे में। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूँगा कि भी अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेट आईसीआर सीयूटी के अंदर आपको जो पीएचटी पढ़ाई जाएगी उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो आप लोग क्लास में बने रहिए। चलिए भी दोस्तों अपन लोग स्टार्ट करते हैं क्या पीएचटी। पीएचटी को बोलते हैं अपन लोग क्या, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि फलों की तुड़ाई के बाद की जाने वाली क्रियाएं। अगर अपन लोग बात करें, सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, कोई भी जैसे कि फल होता है या फिर मान लो कोई भी सब्जी, उसको अपन लोगों ने ग्रो कर लिया यानी कि उगा लिया। उसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, उनकी तुड़ाई करते हैं यानी कि उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तुड़ाई करने के बाद अपन लोग क्या कर सकते हैं, उनके अंदर भंडारण कर सकते हैं या फिर उनको सीधा सीधा मार्केट या फिर बाजार के अंदर क्या कर सकते हैं दोस्तों, बेच सकते हैं। ठीक है, अपने पास दो ऑप्शन होते हैं, अपन लोग दोनों काम कर सकते हैं। या फिर अपन लोग क्या कर सकते हैं, तुड़ाई के बाद उनसे कोई भी उत्पाद या फिर कोई भी प्रसंस्कृत उत्पाद बना सकते हैं, यानी कि अपन लोग वैल्यू एडिंग प्रोसेस, उसके अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे काम कर सकते हैं अपन लोग क्या, तुड़ाई के उपरांत। अगर अपन लोग बात करें उत्पाद बना सकते हैं, तो उत्पाद कौन कौन से, जैसे कि मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बेसिस पे बताऊं तुम लोगों को, तो जैम, जेली, मार्मलेड, फल पाक इत्यादि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो अपन लोग बना सकते हैं। तो मैं देखो पीएचटी की परिभाषा कैसे दूंगा, फलों की तुड़ाई के उपरांत की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं, फलों की तुड़ाई के उपरांत की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं, जैसे कि भंडारण है, बाजार में बेचना यानी कि विपणन, इसे क्या बोलेंगे अपन लोग, विपणन, उनसे उत्पाद बनाना यानी उसके अंदर फल व सब्जियों में वैल्यू एडिंग प्रोसेस करना। ठीक है, इसे अपन लोग किसमें काउंट करते हैं, पीएचटी में। तो देखो आपको ये नोट्स के फॉर्म में इसकी परिभाषा मिल जाएगी। तो ये अपन लोगों ने किसकी परिभाषा दे दी, पीएचटी की। अगर मैं बात करूं, पीएचटी के अंदर अपन लोग क्या कर रहे हैं, फलों का परिरक्षण कर रहे हैं, फलों को लंबे टाइम तक सुरक्षित रख रहे हैं। तो कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो इसका जनक भी कहलाएगा। तो आपको पूछे फादर ऑफ पीएचटी या फिर फादर ऑफ फ्रूट प्रिजर्वेशन, फल परिरक्षण का जनक कौन है, फल परिरक्षण का जनक कौन है, तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। फल परिरक्षण का जनक कौन है, निकोलस एपर्ट। कौन है, निकोलस एपर्ट। दी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है भाई, बार बार पूछा जाता है, फ्रूट प्रिजर्वेशन के जनक के रूप में अपन लोग किसको जानते हैं, तो किसको जानते हैं, निकोलस एपर्ट को। अब देखो भाई, वैसे तो मैंने जब तुम्हारी जर्नल की क्लास थी ना, तो पहली क्लास के अंदर निकोलस एपर्ट के बारे में बताया था, लेकिन एक चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। पहली बात तो क्या थी, ये किसके जनक हैं, फल परिरक्षण के, यानी कि फ्रूट प्रिजर्वेशन के क्या है दोस्तों, ये है जनक है। ठीक है, कौन है अपने, निकोलस एपर्ट। ये जो अपने निकोलस एपर्ट भैया ने, इन्होंने एक बुक लिखी थी, और उस बुक का क्या नाम था, याद रखिएगा अच्छे से, द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंस फॉर मेनी ईयर्स। ये दोस्तों बुक किसने लिखी थी, अपने निकोलस एपर्ट ने लिखी थी। तो कभी आपको यह भी पूछ सकता है कि निकोलस एपर्ट की बुक कौन सी है, तो आपको याद रखना है, तो सबसे लंबी बुक है, इस ट्रिक से आप लोग इसे आराम से याद रख सकते हो। द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंस फॉर मेनी ईयर्स, ये बुक लिखी थी अपने निकोलस एपर्ट ने। और निकोलस एपर्ट को अपन लोग फल परिरक्षण का जनक कहते हैं। लेकिन आपको यहां से एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आपको पूछे फादर ऑफ कैनिंग, फादर ऑफ कैनिंग, तो आपको पता है फल परिरक्षण, फ्रूट प्रिजर्वेशन या फिर फादर ऑफ कैनिंग भी किसे कहते हैं, अपन लोग निकोलस एपर्ट को ही कहते हैं। तो आपको ये बात भी वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपको पूछे डिब्बाबंदी यानी कि कैनिंग पूछ लिया, ऐसे पूछे ना व्यवसायिक स्तर पर, व्यवसायिक स्तर पर डिब्बाबंदी के जनक, किसके, डिब्बाबंदी के जनक, तब थोड़ा तुम्हारा आंसर बदल जाएगा, और उसमें आंसर क्या आएगा तुम्हारा, विलियम अंडरवुड, विलियम
अंडरवुड। विलियम अंडरवुड को क्या कहते हैं दोस्तों अपन लोग, व्यवसायिक स्तर पर कैनिंग का या फिर डिब्बाबंदी का जनक। तो ये अपन लोगों ने बस इसकी परिभाषा के बारे में और छोटी छोटी बातें की थी, किसके बारे में, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर अपन लोग नेक्स्ट देखें तो आपको एक चीज अच्छे से याद रखनी है कि देखो अपन लोग जब भी एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हैं ना, उसमें सबसे पहली बात यही आती है फल परीक्षण की परिभाषा। उसके बाद एक लाइन आप लोगों को रटी रटाई होगी बच्चे से कि भी भारत के अंदर, भारत में फलों की तुड़ाई के उपरांत फलों की तुड़ाई के उपरांत लगभग कितना 25 से 30% हिस्सा जो होता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो सबसे आसान अपना ये फैक्ट ही है और आपको याद रखना है, भारत में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस या फिर फलों की तुड़ाई के उपरांत कितनी हानि होती है, 25 से 30% जो हिस्सा होता है ना 10 फलों की तुड़ाई के उपरांत खराब हो जाता है। इसमें भी अगर अपने को अच्छे से पूछेगा तो आपको याद रखना है भारत में ऐसा कौन सा फल है जो तुड़ाई के उपरांत सर्वाधिक खराब होता है और ऐसी कौन सी सब्जी है। तो आपको याद रखना है फलों की तुड़ाई के उपरांत सर्वाधिक खराब होने वाला फल पपीता यानी कि कैरिका, पपाया, और सब्जी पूछे तो क्या आएगी तुम्हारी फूल गोभी। ये दी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि फलों की तुड़ाई के उपरांत सर्वाधिक खराब होने वाला फल पपीता और सब्जी कौन सी होती है अपनी कोल क्रॉप के अंदर जो आती है, क्या नाम है अपना, फूल गोभी। ये चीज याद रख लोगे। अब एक फैक्ट और बन जाता है अपना कि फलों की तुड़ाई के उपरांत भारत में फलों की तुड़ाई के उपरांत कितना % हिस्सा प्रसंस्करण के काम आता है। प्रसंस्करण यानी कि उससे अपन लोग कोई भी प्रोडक्ट या फिर उत्पाद बना लेते हैं तो कितना, लगभग 2 से 3% हिस्सा, कितना, लगभग 2 से 3% हिस्सा ही अपन लोग क्या कर सकते हैं, उनसे प्रोडक्ट बनाते हैं, सकते नहीं, सॉरी क्या करते हैं उसका अपन लोग उत्पाद बनाते हैं, फिर प्रसंस्करण के लिए काम है लेते हैं। तो आपको ये चीज भी अच्छे से याद रखनी है। अगर मैं बात करूं भारत में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% हिस्सा ही फल परीक्षण के लिए काम में क्यों आता है, देखो ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन अगर अपने को फैक्ट पूछे ना तो पता होना चाहिए कि भारत में इतना कम फल परीक्षण क्यों होता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, जो उपभोक्ता होता है ना अपना उपभोक्ता, वो जागरूक नहीं, यानी कि कंज्यूमर जो होता है वो इन सब चीजों के प्रति जागरूक नहीं है। दूसरा, अपने यहाँ की जो मार्केटिंग चेन है ना, मार्केटिंग चेन वो बहुत कमजोर है दोस्तों। अपने यहाँ की मार्केटिंग चेन है वो क्या है, बहुत ज्यादा कमजोर है। इसके अलावा अगर अपन लोग देखें तो अपने यहाँ पर क्या होता है, प्रसंस्करण बहुत कम होता है। तो ये इसका मुख्य कारण आएगा, क्या आएगा, प्रसंस्करण का कम होना। तो ये तीनों कारण अपने मुख्य रूप से भारत के अंदर फल परीक्षण या फिर फल प्रसंस्करण कम होता है, उसके पीछे कारण क्या है, उपभोक्ता जागरूक नहीं है, मार्केटिंग चेन कमजोर है, प्रसंस्करण कम होता है। तो आपको ये सारी की सारी जनरल चीजें पीएचडी के बारे में पता होनी चाहिए, जो कि अपन लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट आता है दोस्तों अपना कि फलों की तुड़ाई के उपरांत कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है। नेक्स्ट क्या आता है अपना, अब यहां से अपना थोड़े चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं कि भी फलों की तुड़ाई के उपरांत, फलों की तुड़ाई के उपरांत की जाने वाली क्रियाएं, की जाने वाली क्रियाएं। अब देखो अगर अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, तो अपन लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें कवर करते चलेंगे। और सबसे पहले कौन सी चीज आती है, कौन सा अपना इसमें चैप्टर स्टार्ट होगा, अभी अपन लोग जो फल होते हैं उनकी तुड़ाई के उपरांत कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं। तो इसके अंदर आपको मैं सारी की सारी क्रियाएं एक एक करके बताऊंगा, इसके बाद आपके दिमाग में कुछ भी नहीं बचेगा दोस्तों। देखिए देखो कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपका। सबसे पहला क्या आता है, क्यूरिंग। अगर अपन लोग बात करें फलों की तुड़ाई के उपरांत की जाने वाली क्रियाएं, उसमें सबसे पहले आ जाती है क्यूरिंग। क्यूरिंग किसे कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी जड़ वाली या फिर कंद वाली सब्जियां होती है, जैसे कि आलू, प्याज और लहसुन। आप लोगों ने देखा होगा इनके ऊपर एक हार्ड कवर होता है, एक अपन लोग बोल सकते हैं सख्त परत होती है। वो किसके द्वारा डेवलप की जाती है, क्यूरिंग के द्वारा। देखिएगा जब अपन लोग आलू, प्याज, लहसुन को हार्वेस्ट कर लेते हैं, फिर अपन लोग क्या करते हैं, इनको थोड़े दिन के लिए, 2 से 5 दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 2 से 5 दिन के लिए मिट्टी के ऊपर रख देंगे। अब मिट्टी के ऊपर रखेंगे तो इससे होगा क्या दोस्तों, ऊपर जो अपना सूर्य है ना, इसका क्या आएगा, यहाँ पर तापमान आएगा। तापमान आएगा यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया। तो जो अपना आलू था, प्याज था, लहसुन था, इसकी जो आउटर लेयर थी, क्या थी, आउटर लेयर। ये आउटर लेयर क्या होगी दोस्तों, सूख जाएगी। आउटर लेयर सूख गई,
इससे क्या फायदा हुआ, इससे अपने 2-3 फायदे हो गए। पहला तो क्यूरिंग किसके काम आती है, भंडारण क्षमता बढ़ाने की। इससे भंडारण क्षमता क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैसे हो गई, मैंने बोला यहाँ पर बाहर वाले साइड में क्या हुआ, जो आउटर कवर था वो क्या हो गया, हार्ड हो गया, यानी कठोर परत का निर्माण हो गया। इससे कोई भी आप ले लो सूक्ष्म जीव, वो इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा ना। दूसरा, इसके अंदर जो नमी है वो बाहर नहीं जा पाएगी। इस वजह से क्या हुआ, आलू प्याज लहसुन के अंदर भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। जनरली क्यूरिंग के लिए अपन लोग कौन सा साधन काम में लेते हैं, सूर्य का प्रकाश। अपन लोग बोल सकते हैं जो सूर्य होता है वो कृत्रिम रूप से क्या कर देता है, क्यूरिंग कर देता है। लेकिन आप लोगों को कभी पूछे कि आप क्या कृत्रिम रूप से भी क्यूरिंग कर सकते हो, तो आपको याद रखना है प्याज में जो लहसुन होता है ना, उसमें कृत्रिम रूप से क्यूरिंग के लिए अपने को एक उपयुक्त क्या चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टाइम। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर आप प्राकृतिक रूप से क्यूरिंग कर रहे हो तो सूर्य के प्रकाश से हो रही है। अगर आप लोग कृत्रिम रूप से क्यूरिंग करना चाहते हो, भाई आप लोग क्या चाहते हो, आर्टिफिशियल वे से क्यूरिंग करना चाहते हो, तो कैसे करोगे, तो आपको याद रखना है जो प्याज व लहसुन होता है ना, उसको अगर अपन लोग 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान और 60 से 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 60 से 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी और 12 से 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे ना, तो प्याज व लहसुन के अंदर क्या हो जाएगी, आर्टिफिशियल क्यूरिंग हो जाएगी। वहीं पर अगर मैं बात करूं आलू की, तो आलू के लिए यह जो तापमान होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टाइम, आपको ये भी याद रखना है। अगर आपको पूछे आलू के लिए आर्टिफिशियल क्यूरिंग के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, तो 90 से 95% अपने को क्या चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और अपने को टेम्परेचर कितना चाहिए, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। और वहीं पर अगर मैं बात करूं समय की, तो 5 से 6 दिन। तो आपको क्यूरिंग के बारे में ये सारे के सारे फैक्ट याद रखने हैं। ये क्वेश्चन आराम से आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो क्यूरिंग किसे कहते हैं, जो जड़ वाली कंद वाली सब्जियां होती हैं उनके ऊपर एक हार्ड कवर का निर्माण करना, ताकि अपन लोग उनकी भंडारण क्षमता बढ़ा सकें, इसे बोलते हैं क्यूरिंग। क्यूरिंग किस किस में की जाती है, प्याज में की जाती है, लहसुन में की जाती है और आलू में की जाती है। क्यूरिंग का नेचुरल सोर्स क्या है, सन, यानी कि जो अपना सूर्य होता है उसकी रोशनी। अगर अपन लोग आर्टिफिशियल क्यूरिंग करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है प्याज व लहसुन में एक टेम्परेचर देखेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टाइम, इसके ऊपर अगर अपन लोग ट्रीट कर देंगे प्याज व लहसुन को, तो क्या हो जाएगी, इनमें आर्टिफिशियल क्यूरिंग हो जाएगी। ये थी तुम्हारी क्या, सबसे पहली पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी, जिसका नाम था क्या दोस्तों, क्यूरिंग। इसके बाद अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी आती है जिसका नाम है प्री कूलिंग। दो नंबर पे देखिए क्या आता है, प्री कूलिंग। अब प्री कूलिंग किसे कहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले जो अपना उत्पाद होता है, फल होती है, सब्जी होती है, उसके अंदर क्या होती है, थोड़ी बहुत अपन लोग बोल सकते हैं उष्मा होती है या फिर हीट होती है। उसको अपन लोग दूर करने के लिए जो क्रियाएं करते हैं उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, प्री कूलिंग। यानी कि जो कोई भी अपना जैसे कि फल था या फिर सब्जी थी, उसे अपन लोग क्या करते हैं, ठंड से उपचारित करते हैं, ठंड से उपचारित करते हैं। ये उपचारित क्यों करते हैं, ताकि फल व सब्जियों के अंदर जो हीट है ना, या फिर बोल दो इनकी जो सेल्फ हीट है ना, वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, प्री कूलिंग करते हैं। जनरली आप लोगों ने देखा होगा, अपन लोग गाँव के अंदर जो भी अपनी पत्तेदार सब्जियां होती है, उनको जब भी अपन लोग तोड़कर लाते हैं, तोड़ते ही जस्ट अपन लोग उनको एक पानी के बाल्टी में डुबो देते हैं। वो क्यों डुबोते हैं, ताकि उनकी थोड़ी भंडारण क्षमता बढ़ जाए। उसे अपन लोग जनरली हाइड्रो कूलिंग बोल देते हैं, वो अपन लोग आगे बात करेंगे। तो आपको बस थोड़ा सा पता होना चाहिए प्री कूलिंग क्यों की जाती है। जो भी फल या सब्जी होती है उनके अंदर थोड़ी बहुत हीट होती है, अगर उनमें उष्मा होगी, इससे क्या होगा, श्वसन होता रहेगा, उनके अंदर उपापचय क्रियाएं होती रहेगी। अगर श्वसन और उपापचय क्रियाएं किसी फल में चलती रह रही है, तो धीरे धीरे पकता जाएगा, और पकने के बाद क्या हो जाता है, वो गल जाता है, सड़ जाता है, ओवर राइप हो जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए अपन लोग कौन सी एक्टिविटी अपनाते हैं, प्री कूलिंग। फल व सब्जियों के अंदर सेल्फ हीट को दूर करना क्या कहलाता है, प्री कूलिंग। इसके अगर अपन लोग जनरली टाइप देखें तो सबसे पहला प्रकार आता है रूम कूलिंग, बिल्कुल साधारण सा है, रूम कूलिंग। रूम कूलिंग के अंदर क्या होता है, कोई भी फल हो या सब्जी हो, उसको तुम लोग तोड़कर लाए और एक रूम के अंदर छोड़ दिया अच्छे खासे टेम्परेचर पे, उसे क्या बोलते हैं अपन लोग, रूम कूलिंग। 2 नंबर पे देखिए कौन सा आता है अपने, हाइड्रो कूलिंग। हाइड्रो कूलिंग,
अगर मैं बात करूं हाइड्रोकूलिंग की, तो हाइड्रोकूलिंग क्या होता है, जनरली जो अपने हरे पत्तेदार सब्जियां होती है ना, इन हरी पत्तीदार सब्जियों को अपन लोग किसी भी पानी के अंदर अपन लोग क्या करते हैं, डुबो देते हैं थोड़ी देर के लिए। उससे क्या होता है, इनकी सेल्फ हीट जो होती है वह दूर हो जाती है। इसे अपन लोग जनरली क्या बोल देते हैं दोस्तों, हाइड्रोकूलिंग। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 3 नंबर पे आती है कि इसमें फोर्स एयर कूलिंग। फोर्स एयर कूलिंग, यह भी एक कूलिंग की मेथड है, बस आपको नाम याद रखना है। इसके अंदर अपन लोग ठंडी हवा से उपचारित कर देते हैं। 4 नंबर पे आता है क्या अपना, वैक्यूम कूलिंग। वैक्यूम कूलिंग, इसके अंदर अपने जो वैक्यूम उपकरण होते हैं, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं कमरे के अंदर जो भी हवा वगैरह होती है उसको बाहर निकाल देते हैं, टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल कर लेते हैं, इसे क्या बोलते हैं, वैक्यूम कूलिंग। जो वैक्यूम कूलिंग होती है अपने जनरली फूलों के अंदर अपनाई जाती है, यानी कि फूलों को तोड़ने के बाद उनकी सेल्फ हीट दूर करने के लिए अपन लोग कौन सी मेथड अपनाते हैं, वैक्यूम कूलिंग दोस्तों अपनाते हैं। तो आपको ये चीज अच्छे से याद इसमें रखनी है। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर एक्टिविटी जो प्री कूलिंग थी वो होती है खत्म। 3 नंबर पे अगर अपन लोग देखें, फलों की तुड़ाई के उपरांत अपन लोग कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अपन लोग पादप हार्मोन के अंदर भी पढ़ चुके हैं वो वाली आती है, जिसका नाम है क्या, डी ग्रीनिंग। क्या नाम है, डी ग्रीनिंग। अगर मैं बात करूं डी ग्रीनिंग की, तो डी ग्रीनिंग अपन लोग पढ़ चुके हैं पादप हार्मोन में, आप पीछे की क्लासों में भी आपको अच्छे से मैंने समझा दिए। तो अपन लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। जनरली क्या होता है, कुछ से एक फल होते हैं उनको अपन लोग क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट, यानी कि उनके अंदर क्या कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग या फिर तुड़ाई कर लेते हैं। उसके बाद भी क्या होता है, उनके अंदर जो हरा रंग होता है ना दोस्तों, हरा रंग क्या होता है वो बरकरार रहता है। आपको पता है जैसे कि आप बात कर लो नींबू वर्गीय फल, केला, पपीता, आम, अगर इनके अंदर हरा रंग दिखाई देगा तो अपन लोग अगर उनको मार्केट में बेचने जाएंगे तो अपने को पैसे अच्छे नहीं मिलेंगे ना, बोलेंगे ये फल तो कच्चा है। इस वजह से अपन लोग कौन सी एक्टिविटी अपनाते हैं, डी ग्रीनिंग। अपन लोग क्या करते हैं, जो हरा रंग होता है इसको हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए अपन लोग कुछ एक ट्रीटमेंट अपनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डी ग्रीनिंग। और डी ग्रीनिंग के लिए अपन लोग कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं, आपको याद होगा इथाइलिन। जो इथाइलिन हार्मोन होता है वो अपन लोग काम में लेते हैं, किसके लिए, डी ग्रीनिंग के लिए। अगर आपको पूछे डी ग्रीनिंग के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, तो लगभग 27 डिग्री सेल्सियस क्या होता है इसके लिए उपयुक्त तापमान होता है। डी ग्रीनिंग किस किस में की जाती है, केला, पपीता, आम और सीट्रस के अंदर अपन लोग क्या करते हैं दोस्तों, डी ग्रीनिंग करते हैं। तो आपको ये बात भी अच्छे से याद रखनी है। और ये तो आपको याद ही होगा, जो इथाइलिन होता है ये फलों को पकाने के लिए काम आता है। तो अगर ये फलों को पकाएगा तो उनके अंदर एक जो अच्छा रंग होता है वो भी तो इथाइलिन ही लेके आएगा ना। तो डी ग्रीनिंग के लिए भी कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, इथाइलिन। तो आपको ये बात भी अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद अगर अपन लोग बात करें अलग और एक्स्ट्रा एक्टिविटियां कौन सी आती हैं, तो 3 नंबर पे अपन लोगों ने पढ़ लिया क्या, डी ग्रीनिंग। नेक्स्ट देखिए 2 एक्टिविटी है जो आपको एक साथ याद रखनी है। अब अपन लोगों ने फलों की तुड़ाई के उपरांत 3 प्रमुख एक्टिविटियां पढ़ ली है। 4 नंबर पे देखिए, एक तो होती है ग्रेडिंग, फलों को तोड़ने के बाद अपन लोग क्या करते हैं, ग्रेडिंग। और 5 नंबर पे लिख रहा हूं मैं क्या, शॉर्टिंग। एक होती है क्या दोस्तों, शॉर्टिंग। अब अपन लोग बात करते हैं ग्रेडिंग और शॉर्टिंग क्या होता है। आपने क्या किया, फल व सब्जियों को तोड़ दिया। अब उनमें उनका आकार व आकृति क्या है, बहुत सारों की भिन्न भिन्न है। कुछ एक फल जो कम पके, जिनके अंदर कोई दिक्कत हो गई, इस वजह से क्या हुआ, उनका आकार अच्छे से वो लोग नहीं ले पाए। तो अपन लोग क्या करते हैं, उसके लिए ग्रेडिंग करते हैं। तो ग्रेडिंग किसे कहते हैं आपको याद रखना है, कोई भी फल हो या फिर कोई भी सब्जी हो, उसको आकार व आकृति के आधार पर, आकार व आकृति के आधार पर अलग अलग करना, के आधार पर अलग अलग करना क्या कहलाता है दोस्तों, ग्रेडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रेडिंग। अगर मैं बात करूं शॉर्टिंग किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है, कोई भी फल हो या फिर कोई भी सब्जी हो, अगर उनके अंदर कोई भी क्या लग गया, रोग लग गया, कोई भी रोग लगा हुआ है या फिर कोई भी कीट लगा हुआ है, अगर वो कटे पटे हैं, क्या है, कटे हुए हैं कहीं से भी, या फिर उनके अंदर कोई भी आपको सिम्टम वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो
इस आधार पर अगर तुम लोग फल व सब्जियों को क्या कर रहे हो, अलग कर रहे हो, तो इसे क्या बोलते हैं, शॉर्टिंग। ग्रेडिंग में आकार व आकृति, चोटी के अंदर रोग लग गया, कटा फटा है, उसके आधार पर अलग करना क्या कहलाता है, ग्रेडिंग व शॉर्टिंग। तो आपको ये दोनों टर्मिनोलॉजी अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है अपनी 6 नंबर पे, जिसे अपन लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, वैक्सिंग। अब फलों की तुड़ाई के उपरांत बहुत सारे फलों के अंदर अपन लोग क्या करते हैं, वैक्सिंग। अब देखो वैक्सिंग क्या होती है। जनरली जब अपन लोगों ने अंगूर पढ़ा था तब मैंने आपको वैक्सिंग भी बताया था। अगर मैं बात करूं वैक्सिंग किसे कहते हैं, कोई भी फल हो या फिर कोई भी क्या हो, सब्जी हो, उसके अंदर अपन लोग क्या चाहते हैं, उसकी भंडारण क्षमता बढ़ जाए, भंडारण क्षमता बढ़े। इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, उस फल व सब्जी को एक खाने योग्य, क्या, एक खाने योग्य जो मोम की परत होती है ना, मोम की परत होती है, उससे उपचारित कर देते हैं। कोई भी फल हो या फिर सब्जी हो, उसके खाने योग्य मोम की परत चढ़ा दो। इससे क्या हुआ, उसके बाहर एक कवर आ गया ना, उसके अंदर जो नमी वगैरह है वो अच्छे से लंबे टाइम तक बनी रहेगी। बाहर से कोई भी सूक्ष्म जीव मान लो या फिर कोई भी पैथोजन वगैरह है, वो अगर उसके ऊपर आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहा है ना, वो लेयर उसको प्रोटेक्ट कर रही है। और ये लेयर कैसी है, खाने योग्य है। मोम की परत क्या है, खाने योग्य है। अगर इंसान कोई खा भी लेगा ना इसको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, जनरली वैक्सिंग। ठीक है दोस्तों। अब वैक्स होती है मुख्य रूप से कितने तरह की, 2 तरह की। कितनी तरह की, 2 तरह की। एक तो होती है डब्ल्यू वैक्स और एक होती है कौन सी, ओ वैक्स। और आपसे अब सीधा सा क्वेश्चन पूछता है, वैक्सिंग कितने तरह की होती है, 2 तरह की, डब्ल्यू वैक्स और ओ वैक्स। जो ओ वैक्स होती है ना, उसकी खास बात क्या है, ये सर्वाधिक प्रचलित है। आपको पूछे सर्वाधिक प्रचलित वैक्स कौन सी होती है, तो ओ वैक्स होती है। तो आपको पता है अपन लोग फलों की तुड़ाई के उपरांत क्या कर सकते हैं, वैक्सिंग कर सकते हैं। इसी वजह से बोला जाता है जब भी आप लोग कोई फल या सब्जी खाओ तो उसे धो के खाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अपनी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी भी होती है। नेक्स्ट अपनी आती है राइपनिंग। 7 नंबर पे देखिए क्या आता है, फलों को पकाना या फिर राइपनिंग। अगर मैं बात करूं फलों को पकाना, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, राइपनिंग। फलों को पकाने के लिए अपन लोग कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं, इथाइलिन। तो आपको पता है अगर फलों को पूछे आपको पकाने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है, तो कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है दोस्तों, इथाइलिन। ये था तुम्हारा अगली टर्मिनोलॉजी। और लास्ट और फाइनल आती है अपनी कौन सी, पैकेजिंग, यानी कि फलों को पैक करना, या फिर अपन लोग इसे बोल सकते हैं क्या, पैकिंग। अब क्या होता है, अपना जो भी कोई प्रोडक्ट होता है उसको अपन लोग क्या करते हैं, कटोरी के अंदर बोल दो या फिर आप लोग बोल दो, जनरली जो भी तुम्हारे बॉक्स वगैरह होते हैं उनके अंदर अपन लोग पैक करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पैकेजिंग। यानी कि आयात निर्यात करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे बोलते हैं पैकेजिंग। इसमें बस एक इफेक्ट याद रखना होता है, जो अंगूर होता है ना, इसके लिए आपको पैकेजिंग मटेरियल पूछा जाता है। और अंगूर के लिए कौन सा पैकेजिंग मटेरियल अपन लोग काम में लेते हैं, उसका नाम है क्या दोस्तों, ग्रेप गार्ड। ग्रेप गार्ड। अंगूर में पैकेजिंग मटेरियल कौन सा काम में लिया जाता है, ग्रेप गार्ड। और इसको अपन लोग किससे उपचारित करते हैं, तो आपको ये चीज भी अच्छे से याद रखनी है। इसे KMS यानी कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड से क्या किया जाता है, उपचारित किया जाता है। ये आपका इसमें याद रखने वाला फैक्ट था जो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी थी। फल व सब्जियों को तुड़ाई के उपरांत अपन लोग उनके अंदर क्या क्या क्रियाएं कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें थी। इसके अंदर देखिए अपन लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा सबसे पहली एक्टिविटी थी क्या, क्यूरिंग। उसके बाद आ गया अपना प्री कूलिंग, उसके बाद डीग्रीनिंग, फिर बात करें तो ग्रेडिंग और शॉर्टिंग, फिर वैक्सिंग, फिर राइपनिंग यानी कि फलों को पकाना, और लास्ट था क्या, पैकेजिंग। अब अपन लोगों ने फल व सब्जियों को के अंदर पैकेजिंग कर ली है। अब अपन लोग क्या कर सकते हैं, उनके अंदर भंडारण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, भंडारण। तो अब अपन लोग क्या पढ़ेंगे लास्ट में इसमें, भंडारण। भंडारण यानी कि स्टोरेज। फल व सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखने के लिए जिस स्थान पर रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, भंडार गृह। क्या बोलते हैं, भंडार गृह। तो देखो भंडारण के लिए या फिर स्टोरेज के लिए अपन लोग कई तरह के भंडार गृह काम में लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है तुम्हारा कौन सा, सेलर स्टोरेज। क्या आता है, सेलर स्टोरेज यानी कि सेलर भंडार गृह। अब आपको सीधा सीधा पूछता है कि भी सेलर भंडार गृह के अंदर कितने डिग्री सेल्सियस तापमान रखा जाता है, फिर टेम्परेचर कितना होता है। तो आपको याद रखना है कितना, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है किसमें, सेलर स्टोरेज में।
इसके बाद 2 नंबर पे आता है अपना क्या, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर स्टोरेज। जो रेफ्रिजरेटर स्टोरेज होता है दोस्तों, उसके अंदर कितनी डिग्री सेल्सियस तापमान रखा जाता है, उसमें तापमान रखा जाता है 5 डिग्री सेल्सियस। जनरली अपन लोग इनको तापमान के आधार पर भी अलग अलग भागों में बांटते हैं। सेलर स्टोरेज में 15 डिग्री, रेफ्रिजरेटर में 5 डिग्री सेल्सियस, और 3 नंबर पे आता है तुम्हारा क्या, फ्रीजर। तो फ्रीजर होता है, इसके अंदर अपन लोग कितना टेम्परेचर रखते हैं, तो आपको सीधा सीधा अगर लगभग में पूछे तो आपको याद रखना है लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस तापमान रखा जाता है। और आगे इसमें भी पूछे तो -18 से लेकर के -40 डिग्री सेल्सियस तापमान रखते हैं। किसके अंदर अपन लोग फ्रीजर के अंदर इतना तापमान रखते हैं। तो आपको ये बात भी अच्छे से याद रखनी है। तो आपके स्टार्टिंग में क्या थे, 3 मुख्य भंडार गृह थे। इनके अंदर अपन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तापमान को नियंत्रित किया है और कोई छेड़छाड़ नहीं की है। 4 नंबर पे आपका आता है क्या, कोल्ड स्टोरेज। क्या आता है, कोल्ड स्टोरेज, यानी कि शीत भंडार गृह। ये दी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, आपको याद रखना है क्या, शीत भंडार गृह। अगर मैं बात करूं शीत भंडार गृह की, कोल्ड स्टोरेज की, तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी अपन लोग कोई भी मंडी वगैरह में जाते हैं तो वहां पे बोला जाता है कोई भी फल है या सब्जी है इसे स्टोरेज से, कोल्ड स्टोरेज से निकाल लो। उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है ना उसको भी कंट्रोल किया जाता है, प्लस में ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता बोल दो या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सॉरी सापेक्ष आर्द्रता, उसको भी नियंत्रित किया जाता है। उनको लंबे समय तक भंडारित रखने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, स्टोरेज का काम लेते हैं। तो आपको पूछेगा भारत में किस तरह के भंडार गृह सर्वाधिक प्रचलित है, तो किस तरह के भंडार गृह सर्वाधिक प्रचलित है दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज। क्या याद रखना है, भारत में इसी तरह की भंडार गृह सर्वाधिक प्रचलित हैं, सर्वाधिक प्रचलित हैं। तो आपको ये चीज अच्छे से इसके अंदर याद रखनी है कि भारत में जो कोल्ड स्टोरेज होता है वह सर्वाधिक प्रचलित होता है। नेक्स्ट अपना भंडार गृह आता है जिसका नाम होता है दोस्तों क्या, नियंत्रित वातावरण भंडार गृह, कंट्रोल एटमॉस्फेरिक स्टोरेज। इसमें अपन लोग क्या करेंगे, जो वातावरण होता है दोस्तों उसी को क्या कर लेंगे, नियंत्रित कर लेंगे। देखिए 5 नंबर पे आता है अपना क्या, नियंत्रित वातावरण भंडार गृह, कंट्रोल एटमॉस्फेरिक स्टोरेज। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले अपन लोग किसको कंट्रोल करेंगे, तापमान को, उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्ष आर्द्रता, प्लस में मैंने बोला वातावरण, तो वातावरण के अंदर क्या होती है दोस्तों, गैसें भी तो होती है ना, तो गैसों को भी अपन लोग इस भंडार गृह में क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। यानी कि गैसों की जो सांद्रता होती है उसको भी अपन लोग क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, नियंत्रित वातावरण भंडार गृह। अब देखो आप लोगों को पता होगा जो ऑक्सीजन होती है वो राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसके अंदर अपन लोग क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन होती है उसका स्तर घटा देते हैं और CO2 का स्तर बढ़ा देते हैं। अब आपको पूछेगा ऑक्सीजन का लेवल आप कितना कम कर देते हो, तो आपको याद रखना है 0 से 5% क्या कर देंगे अपन लोग, ऑक्सीजन का स्तर कम कर देंगे, और CO2 होती है उसे 5 से 10% क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो आपको याद रखना है जो नियंत्रित वातावरण भंडार गृह होते हैं उसमें ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी कम की जाती है, 0 से 5%, और CO2 की सांद्रता कितनी बढ़ाई जाती है, 5 से 10%। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये था आपका क्या, नियंत्रित वातावरण भंडार गृह। अगर अपन लोग नेक्स्ट भंडार गृह की बात करें तो नेक्स्ट आता है अपना क्या, रूपांतरित भंडार गृह। देखिए ये जो रूपांतरित भंडार गृह होता है इसके अंदर जो वायु होती है ना उसका आदान प्रदान बिल्कुल बंद होता है। वायु का आदान प्रदान क्या हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। इसके अंदर तापमान, आर्द्रता और अपन लोग जो गैसें होती है उनको क्या रखते हैं, नियंत्रित रखते हैं। तो आपको बस इतना से याद रखना है रूपांतरित भंडार गृह।
लेकिन अगर अपन लोग जनरली भंडार गृह से क्वेश्चन बना, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको टेम्परेचर बताया से उनसे, या फिर अपना जो सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है वो यही बनता है, भारत में किस तरह के भंडार गृह सर्वाधिक प्रचलित हैं, तो कौन से हैं, कोल्ड स्टोरेज यानी कि शीत भंडार गृह। देखिए नेक्स्ट आते हैं अपना 7 नंबर पे, वो कौन सा है, जीरो एनर्जी कूलिंग चैम्बर। जीरो एनर्जी कूलिंग चैम्बर, इसका विकास है वो कहाँ हुआ था, IARI, कहाँ हुआ था, IARI के अंदर 1982 के अंदर। कब, 1982 के अंदर एसके रॉय व खुर्दिया नाम के दो वैज्ञानिक थे। एसके रॉय व खुर्दिया नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीरो एनर्जी कूलिंग चैम्बर का क्या किया था दोस्तों, खोज की थी, और कहाँ हुई थी, IARI के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है जीरो एनर्जी, उसके अंदर ऊर्जा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। यह है जो अपना स्टोरेज होता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, यह है वाष्पीकरण सिद्धांत। वाष्पीकरण शीतलन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको ये चीज भी अच्छे से इसके अंदर याद रखनी है। तो यहाँ पर अपनी जितनी भी एक्टिविटी थी जो अपन लोग फल व सब्जियों के अंदर तुड़ाई के उपरांत करते हैं, वह सारी की सारी क्या होती है दोस्तों, खत्म होती है। यहाँ से अपना नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होता है PhD के अंदर, वो होता है फल व सब्जियों की संरक्षण की विधियां। उसके अंदर अपन लोग क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर कौन कौन सी स्थायी विधियां होती है, कौन कौन सी अस्थायी विधियां होती है, वो पढ़ेंगे अपन लोग नेक्स्ट क्लास में।